नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये प्रवीण जी की है। प्रवीण जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन हरियाणा के एक शहर में अपने भाई भाभी के साथ रहते थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। बात 2010 की है, जब मैं अपने भैया भाभी के साथ हरियाणा के एक शहर में जॉब कर रहा था। भैया भाभी और मैं तीनों एक ही साथ एक फ्लैट में रहते थे। 3 BHK का फ्लैट था। और भैया की जॉब तो बहुत ही इज्जत वाली जॉब थी। पैसा भी अच्छा कमाते थे भैया। और भैया के पास कार भी थी। अभी उन्होंने कुछ ही महीना पहले नई चमचमाती हुई कार लिया था। मैं भी जॉब करता था, लेकिन मेरे पास में कोई कार नहीं थी। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। अब मुझे कार चलाने का बहुत शौक था। अब मैं सोचता था कि कब मेरे पास में कार आएगा। भैया मुझे कार चलाने देते थे, लेकिन अकेले नहीं। जब भैया भाभी दोनों बैठ जाते और तब कहते, प्रवीण चल फलानी जगह, चल इधर। मैं जानता था भैया कार चलाने में थोड़ा घबराती हैं और वो लंबी दूरी का सफ़र तय नहीं करती। हाँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इतना तो अप डाउन ज़रूर कर लेते थे, लेकिन लंबी दूरी उनके लिए ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल था। और जो कोई लंबी दूरी होती थी तो मुझे भैया ज़रूर कहते, प्रवीण आज चलना है, रात को हम लोग निकलेंगे और सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। अब मेरे से बड़े थे, 4 साल बड़े थे, और मैं इज्जत भी देता था उनको। वो भी मुझे मानते भी थे। भाभी मुझे बहुत मानती थी। अभी शादी को लगभग 1 ही साल हुआ था। और हमारे जो कानपुर का घर था जहाँ हम रहने वाले थे, और वहाँ पर तो हमारे माँ बाप और परिवार रहते थे, लेकिन हम तीनों लोग अब शहर में एक तरह से सेटल हो चुके थे। और कभी कभी जब कोई गांव में शादी ब्याह का कोई प्रायोजन होता था तो हम जाते ज़रूर थे, उसमें भाग भी लेते थे, लेकिन ज़्यादातर समय हमारा शहर में ही कटता था। और मेरी भी ऑफिस में एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं उसको अपनी कार में घुमाऊं, लेकिन भैया लंबी टाइम के लिए मुझे कार, और वो भी अकेले कार देते नहीं थे। वो जानते थे कि अगर कार मेरे पास में आ गई चाबी ना, तो मैं लंबी दूरी पर निकल जाऊंगा। इसलिए वो सब चाहते थे कार देने में। नई नई कार थी और उनको डर था कि मैं रफ चलाता हूँ, कार को हवाई जहाज़ बना के उड़ाता हूँ। और जब इसीलिए वो मुझे अकेले छोड़ते नहीं थे, कार की चाबी भी नहीं देते थे। हाँ, मैं अंदर कुढ़ता रहता था कि कब मेरे पास में कार आएगी, लेकिन भाग्य से पहले कुछ मिलता तो नहीं है। मैं तो अपने मोटरसाइकिल पर ही काम चला रहा था। हाँ, मेरी जो प्रेमिका थी वो दूसरे ऑफिस में काम करती थी। पहले वो मेरे ही ऑफिस में करती थी, और इसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया और दूसरे ऑफिस में मैंने ही उसको जॉब लगवाया था। और हम दोनों का जो रिश्ता था ज़्यादा पुराना नहीं था। लगभग 4 महीना पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और शाम के टाइम कभी कभी हम मिल लिया करते थे। बाइक पर शहर का चक्कर बाहर भी निकल जाते थे, और इस तरह हमारा समय कटता जा रहा था। अब वो वक्त आया था, भैया का कोई बिजनेस टूर था ऑफिस की तरफ से, और वो बाहर जा रहे थे। मुंबई के आसपास उनको जाना था, और साथ में भाभी भी जा रही थी। इसका मतलब
कार अब मेरे पास में रहेगा। और वही हुआ। भैया जाते जाते मुझे चिताए कि देख, चाबी तो यहीं है टंगी हुई, लेकिन कार को हाथ मत लगाना जब तक मैं ना आऊँ। समझ गया ना? मैं कहने लगा, भैया जहाँ आपने चाबी टांगी है वहीं रहेगी, मैं आपकी बगैर कार चलाता ही नहीं हूँ, नहीं छूऊंगा। और भैया भाभी चले गए थे। अब तो मेरे पास कार की चाबी आ चुकी थी। अब मैं चाहता था कि अपने प्रेमिका को लंबी दूरी पर ले जाऊं, घुमाऊं उसको, कार का रौब उसको भी दिखाऊं कि मेरे पास चमचमाती हुई कार है। अब मैं उसको कई बार बोला था कि मेरे पास भी कार है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करती थी। कहती थी कि परवीन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कार होती तो तुम कार नहीं लाते, हमेशा ये पुरानी बाइक ही लाते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं आप दिखाना चाहता था कि मैं झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूँ, मेरे पास चमचमाती हुई कार है। और आखिरकार ऑफिस से जब निकला तो मैं अपनी प्रेमिका को बता दिया कि तुम फलानी जगह पर मिलना और रात के मैं 9 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। और वो जगह अब मेरी प्रेमिका को अच्छी तरह से पता था कि कहाँ पर मिलना है। वो उसके घर के पास का एक चौराहा था और हम रात के टाइम वहीं पर मिलते थे। वहाँ पर अपनी बाइक पर बिठाता था और फिर हम कहीं निकल जाते थे। और वो रात भी जब मैं अपने काम से ऑफिस से घर आया तो काफ़ी लेट हो चुका था। बाइक रास्ते में 2 बार खराब हो चुकी थी और मैं बहुत गुस्सा था अपनी बाइक पर। जी तो कह रहा था कि बाइक को छोड़ करके पैदल निकल जाऊं, लेकिन आखिर संपत्ति तो अपनी थी। और जैसे तैसे करके अब बाइक घसीटते हुए जब लास्ट टाइम अपने घर पहुंचा तो 10 बज चुका था। अब मैं सोचा कि कल सबसे पहले बाइक का पूरा सर्विस कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो, ऑफिस से छुट्टी लेना पड़े ले लूँगा, लेकिन ऐसी हालात और ऐसी बाइक को मैं चलाऊंगा नहीं कि ना जाने कब धोखा दे देती है। और इसके बाद जब मोबाइल पर घंटी बजने लगी तो मैं देखा कि अरे मेरी प्रेमिका का फ़ोन आ चुका है। और वो फ़ोन लगातार कर रही थी, कई मिस कॉल थे। मैं शायद बाइक घसीटने के चक्कर में सुन ही नहीं पाया था और मैं फ़ोन उठाया। उधर से मेरी प्रेमिका नाराज़ हो रही थी और कह रही थी, परवीन तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई कार नहीं है ना, तुम्हारे पास वही पुरानी बाइक है और तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। देखो 10 बज गया, अभी तक तुम अपनी कार लेके नहीं आए। उसका व्यंग जो था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा उस टाइम के। एक तो मैं बाइक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और चिड़चिड़ापन मेरे को हुआ पड़ा था। और उस टाइम प्रेमिका जो मुझसे सवाल कर रही थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं कहने लगा, सुनो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें इंतज़ार करना है तो मैं 11 बजे तक पहुँचूँगा, वहीं पर मिलना। अगर तुम्हें मेरी नई कार देखनी है, अगर नहीं देखनी है तो तुम अपने घर चले जाना, लेकिन मैं आऊँगा 11 बजे। मैं भी गुस्से में था। इसके बाद मुझे थोड़ा सा सुस्ताया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ। अब मेरे जब गुस्सा ठंडा होने लगा ना तो मैं अपने प्रेमिका को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं कई बार ऐसा देख चुका था कि उसकी जो फ़ोन था, ऐसा कई बार जब मैं मिलाने की कोशिश करता तो ऐसे ही आवाज़ आती थी, मतलब उसके एरिए में जो सिग्नल था प्रॉपर नहीं होता था। और कभी कभी आराम से फ़ोन मिल जाता था। मुझे लगा कि वो मेरी बात को बुरा नहीं मानी होगी, ज़रूर 11 बजे तक उसी चौराहे पर आएगी जहाँ पर हम मिला करते थे। इसके बाद मैं कार की चाबी खूंटी से उठाया और चल पड़ा घर को बंद करके। पार्किंग में 10-15 मिनट तो कार की सफाई में ही लग गया था। इसके बाद मैं कार अब रोड पर ला चुका था। कार स्पीड बढ़ाते हुए मैं अब
उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने का कोशिश कर रहा था। और बीच बीच में मैं फ़ोन पर देखता जा रहा था कि मेरी प्रेमिका का कोई फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन फ़ोन बिल्कुल शांत था, कोई फ़ोन नहीं आया था। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा ना, तो रात के 11:30 बज चुके थे। कार में साइड में रोक दिया, जहाँ मैं अपना बाइक रोक करके इंतज़ार करता था। और वो जो कॉलोनी थी इस टाइम बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी थी। उस चौराहे पर 1-2 आवारा कुत्ते के अलावा मुझे कोई भी ऐसा लोग बाग दिखाई नहीं दे रहे। मैं आराम से अब कार में बैठा हुआ था। अब फ़ोन अपनी प्रेमिका को लगाए जा रहा था, लेकिन हर बार वही आवाज़ सुनाई देती थी, फ़ोन नंबर अभी मिल नहीं रहा है। और मैं चिढ़ जाता था और मैं अब कार से बाहर निकल आया। मैं चौराहे पर आसपास देखने लगा। अब वाकई में आज कुछ विशेष ही अंधेरा हुआ पड़ा था। और वहाँ पर जो ट्यूबलाइट थी चौराहे पर बीचों बीच लगी थी, वो टिमटिमा रही थी, अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही थी। कभी सेकंडों के लिए पूरा उजाला फैल जाता, अगले पल फिर अंधेरा हो जाता था। और वहाँ पर कुत्ते, आवारा कुत्ते और बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और उनको किसी से क्या मतलब था, अपने मस्त थे वो। अब मैं अपना प्रेमिका के लिए परेशान हो रहा था, फ़ोन लग नहीं पा रहा था। हालांकि मैं उसका घर देखा हुआ था, लेकिन घर जो था वहाँ पर कार ले जाना और वो भी संभव नहीं था। बहुत पतली पतली गलियाँ थी और घर भी बहुत अंदर में था। मुझे लग नहीं पा रहा था कि मैं उस स्थान पर, बाइक होता तो मैं जा भी सकता था, जहाँ मेरी प्रेमिका अपने 2 सहेलियों के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। लेकिन कार लेकर के और इतनी दूरी पर जाना मुझे सही नहीं लग रहा था। अब मैं इंतज़ार के अलावा क्या कर सकता था। मैं सोचने लगा कि आधा पौन घंटा इंतज़ार करूँगा, अगर उसको आना है तो आ सकती है और नहीं तो मैं चल दूँगा। यही मन में सोच रखा था। और धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा था। अब जो चौराहे पर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, कुछ पल के लिए बिल्कुल जल चुकी थी, जैसे उसमें कोई खराबी ना हो। हर तरफ एक तरह से उजाला फैल चुका था और जो आवारा कुत्ता वहाँ पर लेटे हुए थे, एक आध बैठे हुए थे, और तीनों कुत्ते मुझे अब दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जैसे वहाँ से कहीं चल दिए हो। और तभी वो ट्यूबलाइट फिर पहले की तरह टिमटिमाने लगी और मुझे अब उस जगह पर काफ़ी देर हो चुका था। मैं कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी ऐसा लग नहीं पा रहा था कि फ़ोन मौजूद है वहाँ। बिल्कुल लग रहा था कि जहाँ रहती हैं वहाँ टावर बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। फ़ोन नॉट रीचेबल बताया जा रहा था। अब मुझे अब गुस्सा आ रहा था और सोच रहा था कि बस थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और कल मैं फिर दोबारा ट्राई करूँगा। लेकिन अभी मुझे इंतज़ार थोड़ा और कर लेना चाहिए। आखिरी बार मैं सोचा और वही हुआ। अब 12:15 बज रहा था। आधी रात से ऊपर का वक्त बीत चुका था। अब वहाँ पर आवारा कुत्ते भी नज़र नहीं आ रहे थे और ट्यूबलाइट डरावनी सी मुझे अब महसूस होने लगी थी। वो कभी कभी इतनी ज़ोर से टिमटिमाती तो मैं बिल्कुल डर जाता था। अब मैं सोचा कि अब मेरी प्रेमिका नहीं आएगी, मुझे अब चल देना चाहिए। और आखिरकार मैं कार में सवार हो चुका था और जैसे ही कार स्टार्ट किया ना, और तभी पीछे से एक खिलखिलाती हुई हंसी मुझे सुनाई पड़ी और मुझे लगा कि मेरी प्रेमिका मेरी कार के पीछे न जाने कब आकर के छिप के बैठ गई हो।
मुझे यही लगा। कार तो मैं चला चुका था। आज जब मैं पीछे शीशे में देखने लगा, अब मुझे लगा कि हाँ, मेरी प्रेमिका ही होगी, मुझे ये परेशान कर रही है, मजाक बना रही है। अब मैं कहने लगा, देखो तुम्हारे चक्कर में हम कितना लेट हो चुके हैं। अब बताओ, ये कोई टाइम होता है? मैं घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम नीचे क्यों छिपी बैठी हो? अब मेरे पास तो आओ। अब फिर मैंने जो देखा समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। मैं जब देखा तो वो लड़की जो छिपी हुई थी पिछली सीट पर, अब वो पिछली सीट पर पसर करके बैठ गई थी। अब वो मेरी कोई प्रेमिका नहीं थी, ना उसकी जैसी शक्ल भी थी, बिल्कुल अलग सी लड़की थी। और बाल बिखरे हुए थे, जैसे लग रहा था कि महीनों से नहाई नहीं है। कपड़े भी वैसे ही गंदगी से भरे हुए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल चमक रहा था। मैं जब देखा उसको तो मैं हैरान रह गया और गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। गाड़ी चूं से करके रुकी और वो लड़की अब मुझे आवाज़ देने लगी, गाड़ी क्यों रोका, गाड़ी क्यों रोका। उसकी भाषा कुछ अलग थी, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ रहा था। मैंने बोला, तुम हो कौन? मुझे लगा कि ये कोई पागल लड़की है और ना जाने कब मेरी गाड़ी के अंदर सवार हो चुकी है। लेकिन वो पागल जैसी लग नहीं रही थी। उसका भाषा, जो बात करने का तरीका था, भाषा तो थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन सलीके से बात कर रही थी। और कहने लगी, अरे गाड़ी क्यों रोकती, चलाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूछने लगा, तुम हो कौन और तुम मेरी गाड़ी के अंदर कैसे बैठ गई? और तब वो कहने लगी कि तुम देर मत करो ना, देखो मुझे जाना है, बस थोड़ी दूर, देखो वहाँ तक। उंगली का इशारा किया। लेकिन मैं जब उधर देखा तो पूरा रोड अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। ये किस जगह की बात कर रही थी मुझे पता नहीं चल रहा था। और तब वो कहने लगी कि देखो, तुम मुझे पागल समझ रहे हो ना, मैं पागल नहीं हूँ। तुम गाड़ी को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं पैसे भी दूंगी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं जब ये बात सुना कि पागल सी लड़की है, इसके पास पैसे बहुत हैं, मैं कहने लगा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी गाड़ी से उतर जाओ। तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तो अपनी प्रेमिका के लिए आया था। और तब वो कहने लगी, वो प्रेमिका थी तुम्हारी? मैंने उसको देखा था, वो आई थी और आकर के गुस्से में पैर फटकारते हुए चली गई थी। तब भी मैं वहीं पर थी, उसको देख रही थी। और वो हुलिया बताने लगी। मैं जब हुलिया सुना ना उसके मुंह से, तो मुझे पक्का लग गया कि लड़की सच बोल रही है। मैंने बोला, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? वो कहने लगी, मैं किसी काम से आई थी, लेकिन मेरा काम नहीं हो पाया। अब तुम मुझे मिल गए हो ना, मेरे अपने घर तक पहुँचा दो। हाँ देखो, मैं तुम्हें भरपूर पैसा दूंगी। अब मैं उस लड़की को देख रहा था, देखने में पागल, कपड़ा भी वैसे ही पहन रखी थी और सर के बाल बिखरे हुए, जैसे महीनों से नहाई न हो। मैं कहने लगा कि देखिए, मुझे पैसे की लालच नहीं है, मैं खुद नौकरी करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, मेरे भाई अच्छे अफसर हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, तो मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, आप कौन हो और इस वक्त में मेरे कार में क्यों आई हो? आप पूरा कहानी बताओगे, तब मैं आपको कोई मदद कर सकता हूँ। और तब को कहने लगी, सुनो, मैं कोई पागल लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं एक अच्छे घराने से हूँ, लेकिन वक्त का मार पड़ा हुआ है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे चाचा ने मेरे को परवरिश किया, बड़ा किया, लेकिन अब शादी अब अपनी लालच की वजह से किसी ऐसे लड़के से करना चाह रहे हैं जिसे मैं शादी करना नहीं चाहती। अब मैं घर छोड़ कर के काफ़ी दिनों से भागी हूँ। मैं जब ये बात सुना ना, तो मुझे लगने लगा कि लड़की सच बोल रही है। मैंने बोला, घर छोड़ के भागी हो तो तुम्हारे चाचा ढूंढते नहीं होंगे? बोलते, ढूंढते तो है, लेकिन मैं मिलती नहीं हूँ। वो चहकते हुए कहने लगे। उसके चेहरे पर एक
अजब सा मुस्कान, चंचलता मुझे साफ दिखाई दे रही थी, चहक रही थी, ये बताते हुए कि मैं अपने चाचा को मिलती नहीं हूँ। वो बहुत कोशिश कर चुके हैं। अब मैं जब देखती हूँ ना तो मैं छिप जाती हूँ। मैं कहने लगा, तुम इतने दिन से और कहाँ रहती हो, कहाँ कहाँ जाती रहती हो? वो कहने लगी कि जहाँ मुझे दिल करता है मैं निकल लेती हूँ, और रात का ठिकाना मेरा एक है जहाँ पर मैं रात बिताती हूँ। मैं कहने लगा कि और तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी तो होगा? कहने लगे, हाँ होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं जानती नहीं, मैं किसी रिश्तेदार से मिली नहीं। मैं पूछने लगा कि जिस घर में तुम रात गुजारती हो, रहती हो, दिन में रहती हो, वो घर किसका है? तब वो कहने लगी, वो घर हमने लिया हुआ है, किराए पर लिया हुआ है। मैं हैरान था उस लड़की की साहस देख करके। मैं पूछने लगा कि तुम्हारा इरादा क्या है, ये पागल बन कर तुम क्यों घूमती रहती हो? तब वो कहने लगी कि कोई बुरी नज़र मुझ पर ना डाले, इसलिए मैं अपना वेशभूषा ऐसे बना कर रखती हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ। अभी भी बार बार अपने आप को पागल नहीं बोल रही थी, लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुना ना तो कहानी में सच्चाई नज़र आ रही थी। उस लड़की की चेहरे पर वो सच्चाई दिख रही थी। अब मैं समझा कि ये वक्त की मारी हुई लड़की है, इसका मुझे मदद कर देना चाहिए। लेकिन मैं पूरा अस्वस्थ होना चाहता था। मैं पूछने लगा कि इस जगह पर तुम किससे मिलने आई थी? और तब वो कहने लगी, मैं एक सहेली बनाई थी और उस सहेली के लिए मैं इस जगह पर आई, लेकिन वो सहेली आई नहीं। और तब मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही कि अब आएगी, लेकिन नहीं आई। और तब यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका था, और तभी आपकी गाड़ी आके खड़ी हुई। और जैसे ही आपकी गाड़ी खड़ी हुई और जब आप नीचे उतरे, मैं आराम से पिछली सीट पर आकर के छिप गई थी। मुझे उसके अंदाज पर बड़ा हंसी आया, जिस अंदाज से वो बात कर रही थी मुस्कुराते हुए। अब मैं कहने लगा, तुम तो बड़ी तेज लड़की हो, और वो मुस्कुराने लगी। मैं कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे कोई और दूसरा मदद नहीं कर पाऊंगा। वो कहने लगी, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, बस इतना ही कर दो, इस टाइम कोई मुझे सवारी नहीं मिल पा रही है। मैंने बोला कि देखो, रात में इस तरह अकेली लड़की को निकलना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना ज़माना ख़राब है। और तभी वो कहने लगी, तभी तो मैं अपनी हालत ऐसी बना के चलती हूँ ताकि कोई मेरे पर बुरी नज़र ना डाले। अगर कोई डालने की कोशिश करता है ना तो मैं उसका मुंह नोच लेती हूँ, झपट पड़ती हूँ और वो भाग जाते हैं डर करके। मैं उसके साहस पर बिल्कुल आश्चर्य में था, और फिर मैं उसकी मदद करने की ठान लिया था। उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता जा रहा था, और वो रास्ता अलग था। मेरे जो जहाँ मैं रहता था वो उससे विपरीत दिशा में था, और वो शहर से बाहर अब रास्ता निकल रहा था। मैं कम से कम आधा घंटा ड्राइव कर रहा था, और वो लड़की बार बार उंगली दिखाती हुई कहती, बस वो रहा आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे उस जगह पर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब जवान लड़की, अब इसी हालात में मुझे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था कि इसको कहाँ छोड़ूं मैं उसके ठिकाने पर पहुंचा देना चाहता था, और तब मुझे तसल्ली मिलती, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार पौन घंटे के सफ़र करने के बाद एक जगह पर, जहाँ पर वो बोली कि आप इधर से कार राइट में ले लो, बस थोड़ी दूरी पर वो मेरा घर आ जाएगा। मैं देखा कि वो घर बिल्कुल सुनसान एरिया में लग रहा है। वो एरिया ही बहुत देहात का एरिया लग रहा था, हर तरफ खेत ही खेत, जंगल जंगल। इस जगह पर ये अकेली लड़की रहती है, कैसे इसको डर नहीं लगता? मैं अपने मन में सब यही सोचते हुए कार को उसके बताए हुए रास्ते पर चलता जा रहा था, और आखिरकार वो घर मुझे दिखाई देने लगा। हेडलाइट की रोशनी पड़ी कच्चे रोड पर मैं जा रहा था। वैसे वो रास्ते पर मैं कभी नहीं चलता, लेकिन लड़की के चक्कर में मुझे उस रास्ते पर आना पड़ा था। मुझे लग रहा था कि
कार कहीं ख़राब ना हो जाए। नई कार थी और फिर भैया तो मेरी क्लास ही लगा देते। आखिरकार हम उस घर पर पहुंच गए थे। खेतों के बीच बना हुआ वो 2 कमरे का घर था और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। मैं कार रोक दी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। कहने लगी, अरे हम पहुँच गए अपने घर। मैंने बोला, ठीक है तुम जाओ तो सही, उतरो अपने घर में जाओ। और तब वह उदास हो गई। कहने लगी कि देखो, अब थोड़ा देर तुम मेरे साथ में आ जाओ, हम थोड़ा कुछ बात कर लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। मैं कहने लगा, देखो तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं नहीं आया हूँ और तुम एक जवान लड़की हो, तुम भी समझ सकती हो, मैं भी एक जवान लड़का हूँ, तुम्हें मुझे डर नहीं लगता? तब वो कहने लगी, नहीं आपसे मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है, कृपया थोड़ी देर मेरे साथ चलो ना, हम बैठ कर के बात करेंगे और आपके लिए मैं स्पेशल चाय बना के दूंगी। वो मुझे बार बार वही आग्रह कर रही थी। अब मैं भी उसका घर देखना चाहता था कि वो कैसे घर में रहती है अकेले, और वो भी इस देहात के इलाके में। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा और कमाल की बात थी, घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जब उसने दरवाज़ा खोला ना, तो एक अजीब सा गंध कमरे के अंदर से निकला था। और वो कहने लगी, अरे आप डरिएगा मत, ये कमरा मैं जब बंद कर देती हूँ ना, तो खिड़की सब बंद हो जाता है, खिड़की भी बंद करके जाती हूँ, इसमें थोड़ी हवा अजीब तरह से हो जाती है, आप आ जाइए अंदर। इसके बाद वहाँ पर बिजली भी नहीं थी। लालटेन उसने जलाई माचिस से और फिर वहाँ पर रोशनी फैल चुकी थी। मैं देखा कि एक बढ़िया सा पलंग लगा हुआ था और सही ढंग के बिस्तर भी लगे हुए थे और उस 2 रूम के कमरे में सब सुख सुविधा के सामान रखे हुए थे, जैसे हमारे शहर के घर में था। बिल्कुल वैसे ही सारा सामान रखा हुआ था। किचन भी बना हुआ था उसमें छोटा सा एक। मैं देख कर हैरान था कि बाहर से देखने में तो देहात वाला घर लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरा शहर की तरह घर बना हुआ था। मैं उसको देख करके तारीफ कर रहा था और कहने लगा था कि आप बिल्कुल शहर के स्टाइल में रहती हो। तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगी, आप बैठिए ना। मैं पलंग पर ही बैठ गया और वो कहने लगी, बस 2 मिनट में आई आपके लिए स्पेशल चाय बना करके, आपने मेरी बहुत मदद की है। और फिर वो किचन की तरफ चली गई। किचन क्या था, थोड़ी दूरी पर था और वो मुझे दिख रही थी चाय बनाती हुई। और कहने लगी कि चाय में चीनी कितना लेंगे? मैंने बोला कि मैं नॉर्मल लेता हूँ, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, बराबर रखना। और चाय की खुशबू की महक मुझे आने लगी थी। चाय मुझे बहुत अच्छा लगता था पीने में। और इसके बाद लड़की 2 कप चाय लेकर के आप मेरी तरफ आ गई और 1 कप मुझे पकड़ा दी और 1 कप खुद वो चुस्की लेने लगी थी। गरम चाय थी, लेकिन वो कैसे पी रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो कप गरम लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा ठंडा करके चाय पिया करता था। मैं पूछने लगा कि देखो, तुम अपने लिए कोई जोग लड़का क्यों नहीं देख लेती हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे चाचा ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से करा रहे हैं, तो तुम्हारी भी तो कोई चाहत होगी जिसे तुम प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो। तब वो कहने लगी कि थी मेरा चाहत, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हैरान था उसकी बात सुन करके, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव मुझे नहीं दिख रहा था, निराशा वाली भाव नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा अभी भी चमक रहा था बात करते हुए भी। मैं कहने लगा कि फिर कोई दूसरा देख न लो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? अभी तो लंबी ज़िंदगी है। अब तुम्हारा आय का साधन क्या है? क्या करती है? पैसा कहाँ से लाती है? तब वो कहने लगी कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जब चाहूँ मैं पैसा ले आती हूँ। अरे भाई, लाती कहाँ से, क्या करती हो? मैं पूछ रहा था, लेकिन वो विषय बदल देती थी। आप पूछने लगती कोई और बात। अब फिर वो चाय पा गई। अरे चाय तो पियो, देखो
मैं कितना चाय पी ली, अभी आपका कप खाली है। अब मैं जब चाय का पहला घूंट लगा ना, तो ऐसा लगा कि मेरे शरीर में ताकत आ गई हो। बड़ा बेहतरीन स्वाद, और चाय ने तो मेरे शरीर में ताजगी सी भर दी थी। और मैं लगातार 3-4 सिप ले लिया था। तब मुझे सर और पूरा बदन हल्का नजर आने लगा। अब मुझे उससे बात करने में आनंद आने लगा। मैं उसकी तरफ देख रहा था मुस्कुराती हुई, और वो भी मुस्कुरा करके मेरे से बात कर रही थी, और बातें अब बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार हम इतने नज़दीक हो गए थे कि बस दूरी कुछ ही पल की थी। और चाय में उसने क्या मिलाया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस चाय ने मेरा दिमाग को एकदम अलग सा माहौल में पहुंचा दिया था। वो लड़की मुझे हूर की परी से कम नहीं लग रही थी उस वक्त में, और मैं चाह रहा था कि मैं उससे बहुत दिल से बात करूं, प्रेम से बात करूं। वो मेरी प्रेमिका से अलग ही दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, और उसकी मीठी बातें मेरे दिल में गुदगुदा रही थी। और वो जिस तरह मुस्कुरा करके अदा से बात करती ना, तो मैं उसकी तरफ देखते ही रह जाता। अब फिर वो कहने लगी, देखो टाइम अब ज़्यादा हो गया है, अब आप आराम कर लो यहीं पर, सुबह मैं आपको जल्दी जगा दूंगी और फिर आप निकल जाना, आप इसी जगह पर आराम कर लो। ऐसी ऐसी प्यारी भरी बातें करने लगी कि वास्तव में मेरा दिल उस पर आ चुका था। कब हम उसके साथ हम बिस्तर हो गए मुझे पता भी नहीं चला, और हम उसी के साथ उसी के पलंग पर अब सो चुके थे। मुझे कुछ भी अब होश नहीं था। मैं एक तरह से कहा जाए ना, यूँ कहा जाए कि मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था, और उस दुनिया में मैं ख्वाब में था। मैं देख रहा था कि हम और वो लड़की एक परी समान दिख रही थी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। अब वो पागल सी नहीं लग रही थी, बहुत ही उसके चेहरे पर रौनक थी। अब मेरी उंगली पकड़े हुए अब पार्क में इधर उधर घूम रही थी। अब कह रही थी कि देखो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुमसे मैं प्यार कर सकती हूँ हमेशा? मैंने बोला हाँ, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। और इसी तरह का ख्वाब हम रात भर देखते रहे। जब मेरी नींद खुली ना, तो हर तरफ अंधेरा हुआ पड़ा था और खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे लगा कि अरे मैं हूँ कहाँ पर, आइए अंधेरा इतना क्यों है, आप बाहर में शोर कैसा हो रहा है। और मैं जब बिस्तर से उठा ना, तो अभी भी मुझे वहाँ पर कुछ सूझ नहीं रहा था। और अचानक मुझे एक आवाज़, जैसे बगल से कोई गाड़ी गुजर रही हो, वो ट्रैक्टर जैसी आवाज़ थी, और वही खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। और मैं देखा कि सामने दरवाजे से प्रकाश सा दिखाई पड़ रहा है, मतलब सुबह हो चुकी है। और मैं उस दरवाजे पर पहुंचता हूं और दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करता हूं, और आखिरकार मैं सफल हो जाता हूं, दरवाज़ा खोल देता हूं। और जैसे दरवाज़ा खोलता हूं ना, तो बाहर सुबह हुई पड़ी है। सुबह का उजाला मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरे सामने में उसी रोड पर मेरी कार खड़ी है, और वो ट्रैक्टर अब मेरी कार को पार करके आगे की तरफ निकलता जा रहा है। अब मैं हैरान था कि भाई इस जगह पर मैं आया जरूर था उस लड़की को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं रुका क्यों यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्यों था। और आखिरकार जब कमरे में झांका तो अभी भी अंधेरा हुआ पड़ा था। जिस जगह पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर वो लड़की है कहाँ पर। और मैं अब उस खिड़की की तरफ जा रहा था जहाँ पर बारीक सा रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। और जब मैंने खिड़की को खोला ना, तब कमरे में सुबह का उजाला फैल चुका था। और मैं देख कर के हैरान था कि मैं उस घर में अकेले था। आज जिस पलंग पर मैं सोया हुआ था ना, वो कोई मखमली पलंग नहीं था, टूटा फूटा
एक खाड़ था और उस घर में गंदगी का ढेर था, हर तरफ मकड़ी का जाला, गंदगी। ना तो वहाँ कोई किचन था, ना कोई शहर जैसा घर का सामान। कहा जाए तो उस घर में ऐसा कुछ था ही नहीं जो मैंने रात को देखा था। मैं कांप गया था सुबह के टाइम में भी कि मेरे साथ में क्या हुआ, वो लड़की कौन थी, कहाँ है वो, किसके साथ में रात गुजारा, कहाँ गई वो। कई सवाल मेरे जहन में थे, लेकिन सर दर्द से फट रहा था। मैं कुछ विशेष सोच नहीं पा रहा था। आखिरकार मुझे लगा कि मैं किसी माया जाल में फंसा हुआ था। मुझे इस जगह पर आना नहीं चाहिए था और मैं अब उस घर से एक तेजी से बाहर निकलने लगा। कार के पास पहुंचा और सबसे बड़ा हैरान था कि कार के अंदर अब वो लड़की का भी कोई वजूद नहीं था। मतलब वो लड़की ना तो घर में थी ना कार में थी। मैं बहुत हैरान था, लेकिन सर दर्द इतना हो रहा था कि मैं कुछ सोच विशेष नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं अपनी कार में बैठा और कार को मोड़ करके अब चल पड़ा था। मैं देख रहा था उस घर को, वो किसी किसान का घर रहा होगा जो फसल के टाइम में अपने सामान वगैरह रखा करते होंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा था। फिर मैं अब रोड पर आ चुका था। आज सर का दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे अब अपने घर पहुंचना था। तेज़ तेज़ गाड़ी चलाते हुए मैं जब अपने घर लौटा तो 8 बज चुके थे। घर में आया, सर दर्द की गोली थी और वो खाने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर मैं अपने पलंग पर लेट गया था। जब मेरी आँख खुली ना तो मैं बिल्कुल अब अपने आप को बढ़िया महसूस कर रहा था। तब मैं सोचने लगा कि ये सब क्या हुआ था रात में। मैं कोई नशा भी तो नहीं किया, ना नशा करता था, मुझे नशे की कोई आदत नहीं थी। तो ये सब जो मेरे साथ में हुआ वो कोई ख्वाब तो नहीं था। वो लड़की रियल में थी। उस लड़की को मैंने उसके घर तक छोड़ा था और चाय मैंने पिया था तब तक मुझे अच्छी तरह से याद है। इसके बाद मुझे धुंधली धुंधली यादें आ रही थी कि कब क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। मैं सोचने की कोशिश करता ना तो सर फटने लगता था। आखिर ये सब क्या हुआ था मेरे साथ में। खैर, मेरा तबीयत अब थोड़ा सा डाउन था। मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया और भैया भाभी को अभी आने में वक्त था और आखिरकार मुझे आराम ही करना बेहतर समझा। और इसके बाद मैं सोया ना तो ख्वाब में वही लड़की मुझे अब वो ऐसे ही कपड़े पहने हुए मुझे दिखाई दे रही थी और कह रही थी कि प्रवीण, तुम मुझे अच्छी लगती हो ना, मैं तुम्हें अच्छी लगती हो ना। मैं उसकी तरफ देख कर कहता कि हाँ, अच्छी लगती हो, लेकिन तुम हो कौन। वो हंसते हुए कहने लगी कि अरे, अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं तुम्हें पहचाना। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब पहचान जाओगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं पसीने से भीगा हुआ था, बुखार चढ़ा हुआ था और मैं समझ गया कि मुझे अब दवा की ज़रूरत है। इसके बाद फीवर की दवाई भी भाभी रखा करती थी और वो दवाई भी खाई और ऐसे ही रात तक बुखार चढ़ता रहा, उतरता रहा। और मैं कभी अपने आप को बेहतर महसूस करता तो कुछ किचन में जा कर के हल्का फुल्का नूडल वगैरह बना भी लेता था, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो समय था बिस्तर पर ही गुजरता था। और 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा और 2 दिन बुखार कभी छोड़ रहा था, कभी जा रहा था और शरीर में कमजोरी जो थी बढ़ती चली जा रही थी। 2 दिन के बाद मेरे भैया भाभी लौटे थे। मेरे को इस हालत में देख करके जो भैया थे, भाभी थे, अब वो एकदम मेरे पर पूछने लगे कि हुआ कैसे। मैं क्या बताता। कहने लगा भैया तबीयत खराब होगी और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर के पास गए। मैंने बोला नहीं,
जो घर में बुखार की दवाई थी उसी से काम चला रहा हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी भैया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। इसके बाद भैया मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा भी दी और खून टेस्ट भी किया और अगले दिन आने के लिए बोला। रात भर मेरी जो तबीयत थी जैसे पहले थी, बुखार कभी चढ़ जाता था कभी उतर जाता था। आज जब मैं सोता था ना तो सपने में वही लड़की मुझे दिखाई देती थी। ये बात मैं अपने भाभी को बताना चाहता था, भैया को बताना चाहता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आपकी कार लेकर गया था और वो लड़की वाला कहानी पूरा बता देना चाहता था, लेकिन जैसे मुझे कोई रोक रहा, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम नहीं बताओगे, और मैं बता नहीं पाता। आखिरकार अगली सुबह हम डॉक्टर के पास गए। ब्लड रिपोर्ट आ चुका था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिसमें कुछ बुखार का वजह हो। बिल्कुल सब कुछ क्लियर था। डॉक्टर भी हैरान था और कहने लगा कि वायरल फीवर होगी, अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें 2-3 दिन टाइम जरूर लग जाता है। और फिर उसने दवाई बदल के दे दिया। हम घर पर लौट आए थे। अब सारा दिन मैं आराम ही करता था। भाभी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना के दे देती थी। खाने की इच्छा ही मर चुका था। रात जब हुई ना, मैं नींद में अब जाने लगा था। आंखें मेरी भारी भारी हो रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे सामने में वही लड़की आकर के खड़ी हो गई हो, बिल्कुल मेरे कमरे के बीचों बीच में। मैं उस लड़की को देखा ना तो एकदम डर गया। वो मुस्कुरा रही थी, सफ़ेद कपड़ों में परी के समान दिख रही थी, लेकिन मैं जब उसको देखा ना तो एकदम डर चुका था और मैं भाभी भाभी जोर जोर से चिल्लाने लगा। आज जैसे ही मैं चिल्लाना शुरू किया ना तो भाभी भैया अपने कमरे से दौड़ करके आ गए। कहने लगे, प्रवीण क्या हुआ क्या हुआ, तू सही है ना? भाभी भी अब वो भी कह रही थी कि भैया क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? मैं उंगली का इशारा दिखा कर कह रहा था, भाभी ये देखो लड़की, ये देखो सफ़ेद कपड़े वाली लड़की, ये खड़ी है, मुझे देख कर मुस्कुरा रही है। भाभी भी देख रही थी, भैया भी देख रहे थे, लेकिन उनको कोई लड़की वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। हैरानी से भाभी मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगे, भैया कहाँ है कोई लड़की? और मेरे जो भाई साहब थे, प्रवीण क्या हुआ, तू पागल तो नहीं हो गया? कोई लड़की नहीं है यहाँ पर। वो मुझे डांट रहे थे, तू कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा है? आप मेरे सिरहाने आकर के मेरे भाई साहब बैठ गए थे, मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। भाभी भी मेरे पास आके बैठ गई, लेकिन वो लड़की अभी भी मुझे साफ दिखाई दे रही थी, मुस्कुरा रही थी, मुझे इशारा कर रही थी कि मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में आओ। मैं उसको देख करके बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि तबीयत खराब करने में इसी का हाथ है। मैं इसके साथ कभी अब नहीं जाना, ना इसके नज़दीक पहुंचना। ज़रूर ये लड़की गलत है, इसने मेरे को बीमार कर दिया। मैं यही सब सोच रहा था। और लड़की अभी भी कभी इधर हो जाती कभी उधर हो जाती, लेकिन मेरी आंखों के सामने थी और वैसे ही मुस्कुराती। मैं अपने आंखें बंद कर लेता, सोचता कि आंखें बंद करने के बाद लड़की गायब हो जाएगी। और फिर जब आँख खोलता ना तो लड़की मुझे मुस्कुराता हुआ दिखती। अब मैं चीख पड़ता। और तब भैया को समझ में आया कि मेरे साथ में कुछ हो चुका है, कुछ कहानी बन गई है। और तब भैया कहने लगे कि प्रवीण हुआ क्या है, बात बता। मैं कहने लगा, भैया अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, अभी वो सामने खड़ी है और वो मुझे बताने नहीं दे रही है। भैया को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि अब मेरे साथ में हुआ क्या है। अब भाभी भी समझ गई थी और तब भाभी कहने लगी कि रुको मैं अभी आ रही हूँ। इसके बाद वो पूजा घर में गई थी, वहाँ से गंगा जल वगैरह ना जाने क्या क्या लेके आई और जैसे मेरे शरीर को उन्होंने पवित्र करना शुरू किया। गंगा जल छिड़काव और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी थी। और फिर मुझे नींद सी आ गई थी, शरीर में आराम पड़ा था। और इसके बाद में जब आँख खुला ना तो मेरे सामने में वो लड़की नहीं थी। मेरे भैया भाभी बैठे हुए थे और मेरी भाभी पूछ रही थी कि भैया कैसी है तबीयत?
अब वो लड़की आपको नज़र तो नहीं आ रही ना। मैं कहने लगा कि भाभी अब नहीं नज़र आ रही। तब भाभी पूछने लगी कि भैया कहानी क्या है, वो लड़की आपको कहाँ मिली। तब मैं शुरू से लेके अंत तक पूरी घटना बताई। भाभी भी हैरान थी और भैया तो आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे घूर रहे थे और डांटते हुए कहने लगे, परवीन इसलिए तेरे को मैं कार की चाबी नहीं देता हूँ, तू ऐसा ही है, ऐसा ही करता है। तूने मेरे आदेश नहीं माना ना, कार लेके निकल गया ना लड़की घुमाने के लिए। अरे मैं तेरे से बड़ा हूँ ना, कुछ सोच समझ कर तेरे को बोलता हूँ ना कि ऐसा मत किया कर। अब देखा तूने इस काम में फंस गया ना। वो लड़की प्रेत है भाई, चुड़ैल है। मैं जब सुना ना कि चुड़ैल है, भैया कह रहे थे, भाभी भी कह रही थी, और तब मुझे बहुत धक्का लगा था। अब मैं सही मायने में समझने लगा था कि भाभी अब भैया जो कह रहे ना सच है। इसके बाद अगले दिन अब मेरी तबीयत तो पहले से सुधर रही थी, लेकिन भैया भाभी मुझे हनुमान मंदिर भी ले गए थे। वहाँ पर 2 दिन तक सुबह शाम आरती में भाग लेता रहा और झाड़ा भी पंडित जी लगाते रहे। इसके बाद वो लड़की मुझे दिखाई नहीं पड़ी और आज भी सोचता हूँ, मेरी अब पत्नी हैं, बच्चे भी हैं, और आज भी सोचता हूँ कि आखिर वो लड़की थी कौन। अब मुझे वो देहात के इलाके में क्यों ले गई थी। क्या उसका असली घर वही था जहाँ वो रहती थी? क्या उसके साथ उसी घर में कुछ हुआ था, उसके चाचा, या फिर क्या हुआ था? कुछ भी पता नहीं चल पाया। उस लड़की से मैं कैसे मिला, क्यों मिला? अगर वो उस टाइम मेरी सहेली उस टाइम में मिल जाती ना, तो मैं उस लड़की के चक्कर में कभी नहीं फंसता। लेकिन जो मेरी सहेली थी, ऐन वक्त पर अब उसने अपना फ़ोन ना जाने क्या किया था कि उससे मेरी बात ही नहीं हो पाई। अगर बात हो जाती तो मुझे संतुष्टि हो जाती, मैं अपने घर लौट जाता। इसी वजह से उस प्रेतनी लड़की से मेरी मुलाकात हो गई और ये सब खेल मेरे साथ में हुआ था। उस रात भाभी ने भी मुझे अच्छी तरह संभाल लिया था। पूजा पाठ करने वाली थी और गंगा जल से मेरे शरीर को पवित्र किया, और तब जाकर के वो लड़की मेरी नज़रों के सामने से गायब हुई थी। और बाकी पूजा पाठ तो हनुमान मंदिर में पूरा हुआ था। और सही मायने में आज भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। क्या वास्तव में मैं एक रात उस भूतनी के साथ गुजारी थी, उस देहात वाले घर में? मैं सोच करके आज भी काँप जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी परवीन की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, आप बीती है, जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं नई कहानी के साथ में। और हाँ दोस्तों,